Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इंपेयर्ड प्रस्तुत करते हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। प्रायोजक यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इंपेयर्ड, सह प्रायोजक टेलीग्राम चैनल यूनिक टेक्नोलॉजी ऐप स्टोर फॉर विजुअली इंपेयर्ड। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। इस वक्त मैं लेकर आया हूँ संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 18। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में सरिता का सुना, बहुत ही अच्छा इसको फीडबैक आया है। तो मेरे साथ है होस्ट सईद शुगुफ्ता इंद्रबी। शुगुफ्ता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर नूरानी साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं अच्छा हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हमारा माटू यही रहता है, अगर हम कोई प्रोग्राम में लाते हैं इससे हम कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज हमने एक जाने मानी हस्ती को दावत दिया है जिसका नाम है डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे सर। पांडे सर, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स। नमस्ते एसपी नमस्ते। पांडे सर। तो एसपी पांडे सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इस टाइम कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा, क्या महसूस, क्या फीलिंग हो रही है इस टाइम आपको यहाँ इस मंच पे आकर, ये बताइए। पहली बात तो यह है कि एक नए आदमी को यदि कोई ढूंढ करके लाए और आदर के साथ लाए तो डेफिनेटली उसे अच्छा ही महसूस होगा, और मेरी भी दशा ठीक सेम लाइक है। तो थैंक यू। तो ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं और किस जगह से बिलोंग करते हैं? मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश भारत का निवासी हूँ और अधिकाधिक मैं यहीं पर निवास करना पसंद करता हूँ। हाँ, कामकाज के लिए ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी जाना पड़े सो जाया जाता है। तो ब्लाइंडनेस तो आपको मतलब बाय बर्थ से हुई थी या रिसेंटली? जी नहीं, ये ना तो रिसेंटली कह सकते हैं ना ही बाय बर्थ कह सकते हैं, बट सिंस चाइल्डहुड कह सकते हैं। लगभग मेरी उम्र उस समय 5 या 6 साल की रही होगी। 1983 में आई गॉट ब्लाइंडनेस। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताए, जो ये आपने शेर व शायरी का शौक रखा है, ये कब से आपको हुआ है? ये बचपन से या बीच में शौक हो पैदा? वास्तव में इंग्लिश लिटरेचर में तो मेरा काम लगभग 1994 से रहा है, बट थोड़ी बहुत जो हिंदी में लेखन का काम करता हूँ ये मैं 2005-06 के बाद से ही शुरू की है। और बहुत डर डर के हालांकि करता हूँ मैं। हिंदी थोड़ी सी टफ होती है, हिंदी बंगाली ये सारी टफ लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें बहुत खूब एक नहीं करता, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता हूँ कभी कभी। मगर मैंने सुना जो शायरी होते हैं बड़ी बड़ी, इसमें उस्ताद की जरूरत है। आपने किसी से सीखा या खुद ब खुद ऐसे कर लिया है? शायरी का जो देखिए, उर्दू का खूब एक ज्ञान तो नहीं है। उर्दू का ज्ञान तो आप लोगों से मिलते जुलते साथियों से ही मिला। हिंदी का जहां तक सवाल है तो हिंदी में हमारे पिताजी संस्कृत और हिंदी के काफी माहिर थे, तो उनसे काफी हद तक चीजें मिली। तो जो उनसे मिली उसी के आधार पर ये सारे काम जो भी है वो चलते हैं। अच्छा, इस वक्त आपके जहन में कोई अपना शायर या कविता याद है ताकि सामने भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे? जी हाँ, 15 अगस्त 2009 में पहली बार ये कविता पढ़ी गई थी ग्रेटर नोएडा में। भारतवर्ष सूर्य का एक नाम, उस सूरज को हो स्वीकार्य, हम सबका शतकोटि प्रणाम। हम हैं वही भरतवंशीय, रहते भारत देश में, नीला चंचल समुद्र में अविराम, गंगा यमुना भागीरथी जहां मिले। इसके थोड़े से ही ये अभी हैं, हालांकि ये कविता पूरी एट ए टाइम तो कम्प्लीटली याद नहीं है,
हम्म। हम लोगों की एक समस्या होती है कि लिख तो देते हैं, हाँ, एक दो बार पास याद तो नहीं हो रहता जाता है, कोई ना कोई वाचन तो कर देता है, बट हाँ इसके आगे का था हिमगिरी इसका मुकुट विशाल, यानी ये कश्मीर और हिमाचल जो पर्वतीय क्षेत्र हैं हमारे भारत सहित पड़ोसी देशों के, जो हिमालय पर्वत से लगते हैं, तो हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय पर्वत। हिमगिरी इसका मुकुट विशाल, चरण पखारे सागर धारा, करो सभी मिल इसे प्रणाम, मातृवेद के इन चरणों में कर देंगे हम अपना बलिदान, भारतवर्ष सूर्य का एक नाम, उस सूरज को हो स्वीकार्य, हम सबका शतकोटि प्रणाम, हम वाह। सबका शतकोटि प्रणाम। वाह। तो बस दोस्तों, ये इतनी ही सी है। हाँ हाँ, तो दोस्तों जैसे आपने सुना इनकी कविता, इनको जरूर कमेंट में हौसला अफजाई दीजिए। हमारा यही मकसद है, इस मेहमान से कुछ न कुछ हम जरूर सीखेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे। तो ये बताइए, आपने कहा एक दिन इंटरव्यू से पहले मैं क्लिनिक भी चलाता हूँ, ये आपके बीच में शौक हुआ या बचपन से किया ये चीजें? किस तरह? ये क्लिनिक चलाने का आपने उस दिन कहा था, क्लिनिक। अच्छा, क्लिनिक चलाने का जी देखिए वास्तव में कोई विशेष प्लान नहीं था। हम्म। क्लिनिक तो मैंने 2004-05 से चलाना शुरू किया है, वैसे कोई बहुत हम्म। पुराना नहीं है, और ये पहले कोई ऐसा प्लान नहीं था। बट हम्म। जब हमने डॉक्टरेट की DBI, यानी DBI मीन इज लाइक PhD समकक्ष है, तो जब हमने DBI की तो उसमें एक सब्जेक्ट चूंकि मेडिकल असिस्टेंसी इन होम्योपैथ था, और फिर उस मेरे सर्टिफिकेट में मेडिकल प्रैक्टिसेस का ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी रह करके मैं प्रैक्टिसेस कर सकता हूँ, जब ये अधिकार मुझे मिला तो मैंने कहा कि क्यों ना इसका लाभ लिया जाए। तो उसे 2005 से ही मैंने, यानी इंग्लैंड से वापस आने के कुछ ही दिनों बाद से मैंने जो है इस क्लिनिक को चालू किया। तो पहले हमने पटियाला में कुछ दिनों तक प्राइवेट कमरा किराया लेकर के, फिर 2007 में 6-7 में हम घर ही आ गए वापस। पिताजी के डेथ के बाद फिर बाहर जल्दी जाना हुआ नहीं कंटिन्यू, तो घर पे ही रह करके ये क्लिनिक चलाना शुरू किया मैंने। जी। अच्छा सर, ये बताइए आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? तो स्कूलिंग के बाद पढ़ाई, फिर मतलब पढ़ाई का सिलसिला कैसे जारी रहा, ये बताइए। स्कूलिंग का सबसे पहले तो मेरा कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल, बेहला, वेस्ट बंगाल, इंडिया से। लेकिन वहां पर क्या था कि सब कुछ सस्ता होने के बावजूद एजुकेशन बड़ा महंगा था, किताबें बड़ी महंगी हुआ करती थी ब्रेल की। नतीजा वहां से मुझे छोड़ना पड़ा, और बाद में मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से फगवाड़ा में अपने एक मित्र के साथ रहते हुए प्राइवेट कॉलेजेस के माध्यम से संपन्न किया मैंने। और ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए जब हम भटक रहे थे इधर उधर ऑनर्स के लिए, तो डिस्काउंट रेंट मिलने के बाद भी काफी महंगा पड़ रहा था। और उन्हीं दिनों एक एडवर्टाइज मिली इंग्लैंड से, टॉर्च यूनिवर्सल एजुकेशन से, तो वहां से मैंने डायरेक्टली DBI के लिए अप्लाई किया, जिसका फुल फॉर्म हुआ डॉक्टर ऑफ ब्रेल इंटरनेशनल। नाइस नाइस सर। अच्छा सर, ये बताइए आपने तो डॉक्टरी तो पढ़ी, PhD तो किया है, तो ये बताइए आपने किस चीज में PhD किया है? जैसे डॉक्टर्स होते हैं हिमोपैथिक, जैसे होते हैं BDS, जैसे होते हैं MBBS, मतलब आपने किस चीज में, ये बताइए। जी, आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि सारी दुनिया किसी एक सब्जेक्ट में PhD करती है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ कुछ विवशताएं भी थी, और कुछ चूंकि डायरेक्ट हम DBI के लिए PhD के लिए अप्लाई कर रहे थे विदाउट कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, तो यहाँ मेरे साथ शर्त जो थी उसके अनुसार NE3 ब्रेल इंटरनेशनल, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लागू हो ऐसी भाषाओं में कोई 3 ब्रेल, तो वहां मैंने 4 ब्रेल चुने, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश एंड बंगाली। एक मेरे मनपसंद का सब्जेक्ट इलेक्टिव था, तो वो पॉलिटिकल साइंस था, और मेडिकल असिस्टेंसी इन एनी पैथ, तो वहां पर मैंने होम्योपैथ चुना, यानी मेडिकल असिस्टेंसी इन होम्योपैथ, ब्रेल इंटरनेशनल और पॉलिटिकल साइंस, 3 सब्जेक्ट में मैंने PhD की एक साथ। अच्छा, आपने यही फील्ड क्यों चुना, आप ये बताइए। फील्ड जी देखिए, पॉलिटिकल साइंस में तो मेरी शुरू से ही रुचि थी,
हाँ जी। और जहां तक मेडिकल असिस्टेंसी का है तो एलोपैथ और आयुर्वेदा में ब्लाइंड पर्सन काम कर नहीं सकता ऐसा नहीं है, बट क्या है कि उसमें एक तो रिएक्शन का खतरा होता है और दूसरे एक्सपायरी। तो ये चीज हर समय हमारे भारत की सिचुएशन में, भारत माने इंडिया, पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश, आसपास के जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं, यहाँ पर इतने साधन अवेलेबल नहीं है कि हम हर पल किसी भी चीज को पढ़ सकें, देख सकें, उसको नोटिस कर सकें। बी माई आईज ऐप भी अब आई है लेटेस्ट, पहले उन दिनों हाँ नहीं जी, हुआ माई करती आईज थी। है। हाँ जी, हाँ जी, लेटेस्ट वो ऐप है ये। है। तो इंडिका विजन NAI ये भी अभी लेटेस्ट का ही है, उन दिनों नहीं था ऐसा कुछ भी। तो ऐसी दशा में हमें जो सिलेक्शन करना था तो हमें वो सिलेक्शन करना था कि एक तो रिएक्शन का खतरा ना हो, दूसरे एक्सपायरी का डर ना रहे। तो होम्योपैथ ही मुझे ऐसा लगा कि हर मामले में सेफ है। और पॉलिटिकल साइंस मेरा शुरू से रहा, और ब्रेल को मुझे इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि यूनिवर्सिटी की शर्त थी कि अगर आप डायरेक्ट PhD पर आते हैं तो आपको मास्टर्स और ग्रेजुएशन के कोर्स भी साथ साथ अटैच करके कंप्लीट करने होंगे, और प्लस ये 2 सब्जेक्ट यानी मेडिकल असिस्टेंसी और ब्रेल इंटरनेशनल, 2 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी रखने ही होंगे साथ में। तीसरा आप अपने मनपसंद का जो मर्जी रख सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी टाइमिंग क्या है आजकल, अगर आप क्लिनिक भी चला रहे हैं, आज आप इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं इस टाइम, ये बताइए। जी देखिए, होम्योपैथ का ज्यादातर सिस्टम डिपेंड होता है आपके सिम्टम्स पे। तो यहाँ पर जो भी जिस भी रोग की पहचान हो जाए उसका इलाज करने में होम्योपैथ सक्षम है। बस केवल कुछ ऐसे रोग हैं, कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनके बारे में आज भी कोई भी पैथ ये नहीं कह सकता कि लाइलाज है। उन रोगों को छोड़कर, उन डिजीजेस को छोड़कर बाकी नॉर्मली जो भी डिजीजेस हैं, अगर उनकी पहचान हो जाती है, उनकी पकड़ हो जाती है, तो उनका डेफिनेटली इलाज करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जहां तक आपने टाइम का पूछा, तो मॉर्निंग 8 to 10 hours, 8 hours to 10 hours, इवनिंग 18 hours to 2300 hours तक जो है मैं अपने क्लिनिक पर अवेलेबल रहता हूँ। और संडे को होल टाइम, आई मीन फ्रॉम 10 hours to 23 hours, 2300 hours मैं वहां पे अवेलेबल रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके वहाँ कोई हेल्पर है जो हेल्प करते हैं कि मेडिसिन लाने में, ऐसे में, मतलब देने में, ये बताइए। हाँ, एक असिस्टेंट रखी हुई है। हाँ जी। हालांकि वो उसको असिस्टेंट भी नहीं कहेंगे, जस्ट एक लड़की है जो कि मेरी नामौजूदगी में अगर कोई आता है तो पिछले प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर वो उन दवाओं को दे दिया करती है। और या बाई चांस वो दवा अगर पेशेंट को शूट नहीं कर रही है या उससे कोई एडवांटेजेस नहीं मिल पा रहे हैं तो उसकी वो मुझे सूचना देती है और मुझसे सलाह करके उसके मुताबिक जो भी एज आई वुड टू एडवाइज हर, शी मस्ट प्रेस्क्राइब द मेडिसिन फॉर। वेरी नाइस सर्विस। तो फ्रेंड्स, आपको लगता है अगर उन दिनों टेक्नोलॉजी थी तो ये बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए ये सीख है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के मुताबिक चलते हैं, लेकिन उन्होंने विदाउट टेक्नोलॉजी उन दिनों किया है। ये आपको लगता है क्या? जी हाँ, ये तो है। टेक्नोलॉजी तो आज कुछ ही समय से है। जब मैंने शुरू की थी तो उन दिनों इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिसका हेल्पलाइन ले सके, और आज भी उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें मेरे मुताबिक तो अवेलेबल नहीं है अभी। विदेशों में हालांकि उन दिनों भी थी काफी सारी चीजें, जैसे टॉकिंग स्कैनर, जिसके माध्यम से मनुष्य के हर अंग का, एक ही मशीन में हर अंग का आप स्कैन से लेकर के, CT स्कैन से लेकर के MRI तक या अदर स्कैनिंग, फुल बॉडी स्कैन आप कर सकते थे। बट भारत में ऐसी कोई चीज, अपने इलाके में ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं थी। अगर हम विदेशों से मंगवाएं तो इतना खर्च है कि हम उसका वहन नहीं कर सकते। तो ऐसी दशा में हम लोग केवल सिम्टम्स को फॉलो करते थे और लिखने के लिए
या तो अब जैसे या तो हम अपना कोई असिस्टेंट क्लर्क रखें, या फिर ब्लाइंड होने के बावजूद अगर हम टाइप कर सकते हैं तो इंग्लिश टाइपराइटर का इस्तेमाल करें। या तीसरा कोई विकल्प ये है कि अगर आप नॉर्मल लेटर्स को जानते हैं, जैसे मैं डॉक्टरों के अक्षरों में टेढ़े मेढ़े अक्षर ही बेशक हो, लाइन बेशक टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, लेकिन मैं प्रेस्क्रिप्शन बना सकता हूँ एक स्केल का सहारा लेकर के। तो ये अगर आप स्वयं इफ यू आर फीलिंग योर सेल्फ द फिटनेस, देन द वर्क्स बिकम्स फिट, अदरवाइज वेरी टफ। हाँ, अभी कुछ समय से हम लोग व्हाट्सएप चलाने लग गए हैं, तो अभी एक फायदा जरूर हो जाता है कि मान लीजिए प्रेस्क्रिप्शन के लिए आपका पैड अवेलेबल हो या ना हो, आप अपना उनका व्हाट्सएप नंबर फटाफट नोट कीजिए और उस पर टाइप करके प्रेस्क्राइब कर दीजिए। आपका नंबर है, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका फोन नंबर साथ ही चला जा रहा है। जो जिस मेडिकल स्टोर को कोई शंका होगी वो आपसे सीधी वार्तालाप कर लेगा। तो आज ये सुविधा हो गई, अन्यथा पहले कहाँ थी? पहले तो जब हमने शुरू किया था तब तो कुछ नहीं था। हाँ जी। गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहता था, मतलब उन दिनों जो जब हमने ये मोबाइल चीजें वगैरह सीखे, हमने टेक्नोलॉजी के मुताबिक सीखा है, लेकिन इन्होंने विदाउट टेक्नोलॉजी ये चीजें सीखी। यही मैं कहना चाहती थी अभी जब आपने सवाल उठाया कि फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक सीख है कि हम ये सीखना चाहिए कि एक ब्लाइंड के एक विदेश भी गए हैं कि मतलब कि ये डॉक्टरी पढ़ने के लिए कि वो भी ब्लाइंड भी चलाना, ये यहाँ घर मतलब वहाँ क्लिनिक चलाना, वहाँ सब कुछ एक साथ करना, ये नहीं आसान काम नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए तो एक थप्पड़ है मेरे लिए, ये बात ही नहीं है। तो वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट, क्योंकि ये तो हमारे लिए जरूरी है कि आज हमारे सामने एक ऐसे जाने माने मतलब डॉक्टर एसपी पांडे सर है, तो जिनसे हमने कुछ सीखा भी, सीखते भी हैं, सीखेंगे भी हम। तो सर, हम आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हम 3 भाई हैं और तीनों ही अपने फैमिलीज के साथ हैं, यानी 3 भाई जिसमें मैं मिडिल हूँ, मिडिल सन ऑफ माय पेरेंट्स। पिताजी को छोड़ करके बाकी सभी हैं। एक बहन थी, वो अब नहीं रही दुनिया में। शी आस्क्ड फेयरवेल एट द एज ऑफ 58। उसकी उम्र ही शायद इतनी ही थी, सबसे बड़ी थी, घर की सबसे बड़ी संतान, जो 58 वर्ष की उम्र में चली गई। बाकी अब फिलहाल हम 3 भाई हैं, माता जी हैं और तीनों भाइयों की वाइफ्स, बच्चे। मतलब कि उनको प्राउड होगा कि हमारे भाई क्या है, इन्होंने क्या क्या मतलब सामना किया है, किन किन चीजों का सामना किया है ताकि वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये देखिए, भाइयों के बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कह सकता, हालांकि मेरे सामने उन्होंने पूरे समाज में वकालत की है हजारों बार, लेकिन आड़ में क्या है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बच्चे उनके जो हैं, बड़े भाई साहब के बच्चे दोनों ही होशो हवास में हैं, एजेड हैं। बड़े लड़के के भी पीछे 8 दिसंबर को शादी भी हो गई। तो ये बच्चे जब भी कहीं पर जाते हैं, कहीं पर कोई भी सवाल होता है, तो वो सीधे कहते हैं कि पहले चाचा श्रीमान से पूछेंगे, अगर वो इस चीज को मान लेते हैं तो हम भी मान लेंगे, बिकॉज ही इज द डॉक्टरेट। चाचा भी है ही ऐसे, क्यों नहीं। तो इसलिए जो है बहरहाल खुशी की बात तो है ही है कि बच्चे इस चीज को समझते हैं। न्यू जनरेशन कम से कम इतनी सी बात को समझने का प्रयास कर रही है कि उनके फैमिली में ब्लाइंड होने के बावजूद भी कोई है उस मुताबिक। अच्छा सर, ये बताइए, मतलब आपके यहाँ जब पेशेंट आते हैं, कितने आज तक तो भी मतलब कितने ठीक हुए, कितनों को इम्प्रूवमेंट हुआ है आपकी मेडिसिन से, बताइए। वैसे तो डियर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास बड़े कम पेशेंट आते हैं। माने जो कि जनरली आम डॉक्टर्स के पास या साधारण मेडिकल स्टोरों पर भी आप भीड़ देखेंगे, उसके मुताबिक भी अगर आप देखेंगे तो रेशियो बहुत कम मिलेगा आपको, लगभग 1/3 मिलेगा। जहां तक मेरे यहाँ का रिकॉर्ड है तो 2005 से आज तक की अगर हम बात करें तो लमसम 30,200
50 पेशेंट्स में से 18,366 पेशेंट्स सफलतापूर्वक यहाँ से ठीक होकर के गए हैं। और ये वो पेशेंट थे कि जिन्होंने वास्तव में अपने मेडिकल ऑफिसर यानी अपने प्रैक्टिशनर के साथ जी भर के सहयोग भी किया है, हर तरीके के सलाह मशवरे परामर्श, और जहां पर भी कहीं पर कोई चूक हो रही थी या कोई भी दवा शूट नहीं करती या नहीं काम कर रही है तो उसकी पूरी एग्जैक्ट जानकारी देने के बाद ही कोई कदम वो उठाते थे। बहुत ही अच्छा। तो जी अच्छा सर, आप मुझे बताइए, जो आपकी फैमिली के बारे में भी बताया, लेकिन आपकी शादी जो हुई है मेरे हिसाब से, तो वो भी ब्लाइंड है या वो पार्शली या साइटेड? जी टोटली ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड। जस्ट तो लाइक अब मैं आपको एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। ये शादी आपकी अपनी पसंद से है या अरेंज मैरिज? अगर मैं ये दोनों बातों को काट करके अगर मैं कहूंगा कि ना मेरी पसंद ना ही अरेंज मैरिज, वास्तव में ये हमारे देवी जी की यानी मैम की स्वयं की ही पसंद है रहा मैं, तो इस कारण से मैं ठुकरा नहीं सका और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। बहुत ही अच्छा। अच्छा, आपकी फैमिली में क्या सपोर्ट रहा आपका? देखिए मेरी फैमिली में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वैसे तो सपोर्ट फुली होता है आपको, बट आमतौर पे जिस प्रकार से आप हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में देखेंगे कि ब्लाइंड ये मान करके बैठ जाता है कि यार मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये चीज मेरी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी फैमिली का सीधा कहना है कि जब ब्लाइंड IAS हो सकता है, ब्लाइंड एक डॉक्टरेट हो सकता है, तो ये काम या वो काम ब्लाइंड क्यों नहीं कर सकता यार। हाँ, माना कि थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है बट हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है, बट वही है कि मतलब अगर हम सोचे कि फुली ऑल थिंग्स शुड बी डन बाय द फैमिली मेंबर्स, दैट कैन नेवर बी पॉसिबल हियर। लेकिन कुछ न कुछ मैंने देखा है, क्योंकि एक ब्लाइंड के लिए अगर सपोर्ट करता है इसको, हर माँ बाप को तो हर किसी को सपोर्ट करता है, लेकिन एक ब्लाइंड के लिए कुछ इंसान खास रहता है। अगर किसी का मामा होता है, किसी का दोस्त हो रहा, आप किसको दर्जा दे रहे हैं अपनी जिंदगी में खास, जिसने आपको सपोर्ट किया है? यदि मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो मेरे पिताजी से बेस्ट कोई भी नहीं। पिताजी मेरे वो पिता भी कह लूं तो भी चलेगा, एक अच्छा दोस्त कह लूं तो भी चलेगा, पूरा फ्रैंक और फुल सपोर्टेबल पर्सन। ऐसा कोई इंसान मैंने फिलहाल नहीं देखा अपनी लाइफ में अंततः, क्योंकि पिताजी हमारे मुझे ही नहीं, वो गांव के अदर्स बच्चों को भी वैसा ही प्यार दुलार सत्कार देते थे जैसे कि उनके अपने ही बच्चे हों। रिसेंटली आपने बताया है मेरा जो ब्लाइंडनेस है ये रिसेंटली हुआ है, मतलब उस वक्त आपने क्या महसूस किया? क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, पता नहीं, मैं पहले तो ठीक था, अब ब्लाइंड हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, या किसी ने तो डिमांड नहीं किया? एक बार तो नहीं समझ में आया कुछ भी जी, क्योंकि एक उस समय बचपना थी, 5-6 ईयर्स एजेड था मैं जस्ट। तो जो इंसान दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, एक बैग उसको लोग बुलाएं और उसे समझ में भी ना आए कि यार मैंने जाना किधर है, तो ये तो एक चैलेंज था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं 1 महीना घर से बाहर एकदम नहीं निकला था, और बस खाली पिताजी की आवाज सुनने के बाद उनको ढूंढने दौड़ता था और माताजी की आवाज सुनने के बाद उसको ढूंढने दौड़ता था। इसके अलावा और मुझे कोई भी परिवार का नहीं अच्छा लगता था उन दिनों। तो लेकिन हाँ, धीरे धीरे फिर पिताजी ने समझाने की कोशिश की, फिर बचपना का दिमाग भी था, इसलिए वो ये कह सकते कि अर्ली रिकवरी हो गई, एक हैबिट सी बन गई। बाकी शुरू में एक बार तो लगा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप सुन रहे प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात अपने दोस्त यासिर नूरानी के साथ, और साथ है मेरे शुगुप्ता इंदिरा भी। तो बातें बहुत है। अब दूसरी अगर देखा जाए तो दूसरी कुछ कविता सुनाइए ताकि हम भी सुने, सामिन भी सुने। दूसरी कविता की बात करें तो ठीक है, प्रकृति पर एक आज ही अब से कुछ ही क्षण पहले जब कॉलेज में थे तो
बच्चों के साथ डिस्कशन चल रही थी। आइए उसकी कुछ पंक्तियां, हालांकि अभी वो कंप्लीट नहीं है, नहीं कुछ लाइन, हाँ कुछ लाइनें, चंद लाइनें ही हैं अभी। हे प्रकृति तुझे नमन, करते हैं सभी मिलकर हम, हिंदू सिख ईसाई इस्लाम सब तेरे ही बच्चे हैं, वाह वाह तुझे ही करते हैं सदा सलाम। वाह, कोई सत श्री अकाल कह करके करे तेरा सम्मान, कोई कहे माँ तुझे सलाम। हम सनातन शैव प्रकृति की संतानें, हम भी करते हैं तुझे कोटिशः नमन। हे वाह। प्रकृति तू ही सर्वेश्वरी, प्रकृतेश्वरी पृथ्वीश्वरी, भगवती रूपा स्वरूपेश्वरी, तुम ही सर्व सस्य श्यामलाम, त्वाम जलम दायते च। तो अभी फिलहाल ये यही तक है, एक दो लाइन और है, शायद मैं भूल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इन्होंने कितनी अंदाज से, मतलब कितनी मतलब भाव से कविता पढ़ी। आपको फर्ज बनता है इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए आगे और लाइक कीजिए, लाइक से वीडियो रिकमेंड हो जाता है, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस काम से बहुत खुश है, या किसी हद तक, या कम? देखिए जी, मैं अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। और 2005 में इंग्लैंड से वापसी के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखी थी, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्लाइंडनेस सिंस 1983, कि मुझे 1983 में प्राप्त दृष्टिहीनता पर भी गर्व है अपने। तो इस पर कई सवाल पत्रकारों के और कई ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कई सारे सवाल आए थे। उनका मैंने समाधान किया था। समाधान का मतलब ये है कि जी देखिए, जहां एक जमाना था कि दृष्टिहीन यानी ब्लाइंड पर्सन कुछ भी करने के योग्य नहीं था, और आज भी अगर हम भारत के अलग अलग, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाएं, तो हम 60 to 90% ब्लाइंड पर्सन को हॉस्टल्स के सहारे जीते हुए देखते हैं। जो बुजुर्ग हो गए हैं वो भी किसी हॉस्टल्स या आश्रम या मदरसा, जो मतलब पालन पोषण करते हैं बुजुर्गी अवस्था में भी अलग अलग मजहब के अनुसार, तो उनके अनुसार उन्हें जीना पड़ता है। बट मेरी स्थिति ये है कि मैं चाहे थोड़ा कमा सकूं या ज्यादा कमा सकूं, संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस स्थिति में भी 2 स्कूल्स 2 कॉलेजेस में अध्यापन करना, अपना टाइम टू टाइम ट्यूशन पढ़ाना, मेडिकल प्रैक्टिसेस करना, घर परिवार में रहना, और घर परिवार एक एक कार्य, कुछ भी कोई भी काम करते हैं तो हमसे पूछकर ही करते हैं। अब हम तीनों भाई अलग हैं, लेकिन बड़े भाई की लड़की की शादी थी, उन्होंने 25 बार मुझे फोन किया होगा। उन दिनों मैं जालंधर पंजाब में था, तो उन्होंने 20 बार फोन किया होगा कि यार कब आ रहे हो, कैसे होगा शादी, कैसे होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, दुल्हन उसी दिन लाना है कि 2-4 दिन रुक के लाना, अपनी परंपरा के मुताबिक लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग वैसे कह रहे हैं। तो बहुत सारे उनके क्वेश्चंस का समाधान मैंने वहां से वापस आकर के जो है उसका समाधान किया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां लोग ये मानते हैं कि यह हमारे परिवार का हिस्सा है, वहां अच्छा ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि शायद हाँ कमी तो रहेगी, ब्लाइंड इज द ब्लाइंड, ब्लाइंड कैन नॉट परफॉर्म एज द वर्ल्ड रिक्वायर्ड। ये सच, ये कड़वा सच है जो हर कोई नहीं सुन सकेगा शायद, कि जैसा दुनिया चाहती है हर प्रकार से ब्लाइंड तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद भी जितना हो सके वो मैनेज करने की कोशिश रहनी चाहिए। पूर्ण रूप से किसी पर मैं डिपेंडेबल नहीं हूँ, और जहां जिसकी गर्ज होती है वो स्वयं हमसे पूछ करके, चाहे मुझे आने जाने का सहारा हो या कुछ भी हो, उसको प्रोवाइड करती है जिनको मुझसे जरूरत होती है। तो इस तरीके से मैं पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट हूँ। हालांकि ब्लाइंड तो ब्लाइंड है, उस आधार पर पूर्ण संतुष्टि तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना मैं कर पा रहा हूँ उससे मेरे जीवन में कोई रुकावट नहीं आ रही है। संघर्ष भले है, लेकिन मेरा काम कोई नहीं रुक रहा। बहुत ही शुगुप्ता, देखिए इससे क्या हमें सीख मिलती है? यही तो मैंने अभी कहा कि ये तो हमें सीखना चाहिए कि
हम जैसे भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं कुछ चंद सवाल, कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ इनसे। जी। तो ये बताइए सर, आप अपनी लाइफ में कितने खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि आई एम फुली एंजॉइंग माई लाइफ, तो शायद भूल ना होगी। अच्छा, ये बताइए, बचपन से आज तक कोई भी ऐसा सीन आपको याद हो कि जो भी आप आज तक बार बार याद आता हो कि वो हुआ था, ये हुआ था, वो कोई ऐसा एक सीन जो आपके लिए मतलब बार बार दिमाग में आता हो कि ये हुआ था उस टाइम? जी शगुफ्ता, वैसे तो बहुत सारे सीन हैं, पर एक दुखद सीन मुझे आज भी परेशान करता है। वो जरूर सुनने की मुंतजर है, जल्दी बताइए। जी, हम लोग ना जब स्कूल में पढ़ रहे थे, तो जब हम 3rd 4th में पढ़ते थे, तो आज की तरह पहले बहुत सारी बुक्स जो हम ब्रेल में नहीं हुआ करती थी, तो उन्हें हम कैसेट्स के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते थे। अपने जो टीचर्स होते थे या फिर हमारे जो नॉर्मल रीडर्स आया करते थे समय समय पर, तो उनसे हम रिकॉर्ड कर लेते थे। तो डेफिनेटली है कि जैसे ही बच्चा क्लास 3rd में पहुंच जाता था, तो उसके पास टेप रिकॉर्डर का होना मस्ट होता था। तो मेरे पास अपना टेप रिकॉर्डर नहीं था, स्कूल की लाइब्रेरी से हमने टेप रिकॉर्डर ली थी। अब वो टेप रिकॉर्डर मेरे पास रहने के दौरान खराब हो गया, उसका बेल्ट उतर गया। तो मेरी एक आदत थी कि बार बार किसी को मैं कहूं और कोई कह दे यार अभी टाइम नहीं है, तो मुझे बड़ा बेकार लगता था, बहुत बुरा लगता था। यार अभी मेरा पढ़ने का समय 2 मिनट में लगता कर देता। तो बस मैं ना टेप रिकॉर्डर खोल करके बैठ गया, और हमेशा ही ऐसे करता था। उठाया पेचकस, टेस्ट पेन और टेप रिकॉर्डर खोल करके बैठ गया, कहाँ से क्या डिस्टर्बेंस देखते हैं। तो हमेशा हम ठीक कर लिया करते थे, लेकिन उस दिन एक अजीब बात। देखिए शगुफ्ता, इसमें और एक गुण इनका नजर आएगा, ये टेप रिकॉर्डर है ना? ये तो मतलब इनमें कई गुण हैं तो जो हर किसी में नहीं होते हैं। तो अक्सर कर लिया करते थे, तो उस दिन भी खोल करके बैठ गए। और दुर्भाग्य यह था कि हम नीचे ही बरामदे में, 1st फ्लोर पे लड़कों का हॉस्टल था और ग्राउंड फ्लोर पे लड़कियों का था। तो को एजुकेशन स्कूल था, तो हॉस्टल्स भी को एजुकेशन ही थे, बस केवल पोर्शन डिवाइड था। तो नीचे ही बरामदे में बैठे बैठे, ग्राउंड फ्लोर के ही बरामदे में बैठे बैठे हम अपने टेप रिकॉर्डर को सेट कर रहे थे। तो अब वहां पर एक लड़की थी, वो थोड़ी सी शरारती किस्म की थी, वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैं टेप रिकॉर्डर खोल रखा है और पता नहीं कॉर्ड लगा है कि निकला हुआ है, तुम मुझे मत छुओ यार, कहीं धोखा हो जाएगा या तो मेरे साथ या तेरे साथ। तो उसको विश्वास नहीं पड़ा, एक्चुअली शी वाज टोटली ब्लाइंड। तो उसको विश्वास नहीं पड़ रहा था कि मैं टेप रिकॉर्डर भी खोल करके कुछ कर सकता हूँ। कहते हैं ऐसी बकवास करते रहते। मैंने कहा नहीं यार, तो मेरी बात का विश्वास कर, प्लीज जा अभी, मैं बाद में तुझे खुद बुला लूंगा, जितनी शरारतें करनी होगी कर लेना। तो लेकिन वो मानी नहीं। पर अचानक पता नहीं कैसे उसका हाथ जब टेप रिकॉर्डर में लगा, तो एक बार चिल्लाई जोर से, उफ करके। उसके बाद तो बस उसकी आवाज ही बंद हो गई। जब आवाज बंद हो गई, तो वहां पर अब मैं घबरा गया कि यार अब क्या होगा। तो मैंने क्या किया, सीधे ही टेप रिकॉर्डर को पटक के मारा, फेंक करके जमीन पर, और वो चूरा चूरा हो गया। और उसी के साथ वो लड़की भी छूट गई, छटक करके जा करके यही तकरीबन 2 से 3 मीटर दूर जाके गिरी बेचारी। तो एक तो मुझे उस टेप रिकॉर्डर के लिए उन दिनों सस्ते के जमाने में भी 600 रुपया मुझे भरना पड़ा, जुर्माना, यानी टेप रिकॉर्डर का फुल रेट। तो वो मुझे इतना नहीं खला। लेकिन वो लड़की ठीक होने के बावजूद भी जो 6 महीने बाद जो उसकी डेथ हो गई, ये मुझे आज भी खलता है। सला अगर मैं टेप रिकॉर्डर लेके वहां ना बैठता, अगर मैं वहां टेप रिकॉर्डर लेके ना बैठता, ना वो शरारत करती, ना उसका हाथ टच होता, ना उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती। हालांकि लोगों के नजरिए से ये मैं गलत सोचता हूँ, क्योंकि वो ठीक हो गई थी, हॉस्पिटल से वो घर आ गई थी, लेकिन फिर भी वो 6 महीने बाद किन्हीं कारणों से मर गई। तो लेकिन मेरे मन में एक चीज बैठी रह गई कि शायद वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स का जो कारण था, वो उसी कारण से मरी है। डॉक्टर्स उसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाए थे अभी। तो मेरे मन में एक चीज घर कर गई है। और तब से अब मेरा हिसाब किताब क्या है कि मैं आज भी बिजली के सारे काम करता हूँ, लेकिन जब मैं बिजली के काम करता हूँ तो तभी करता हूँ जब आप इलेक्ट्रिशियन भी है। वाह वाह वाह,
पर्सनली अपने घर के लिए कर लेता हूँ मैं। अरे लेकिन वही तो वही यही मतलब ये इनके लिए जो मतलब मेरे लिए खुसूसन सीख है। ये तो हम दोस्तों आपको सबके फर्ज लिए, बनता है हम सबके लिए है ये फ्रेंड्स, आप और सोचिए। और वो जी, भी तब करता हूँ आपसे कि जब गुजारिश घर में है कोई भी ना इस हो। इनको जरूर कमेंट में हौसला अफजाई दीजिएगा। हाँ जी। तो अच्छा तो सर, शुभ सर ये बताइए कि थोड़ा सा आप गुनगुनाएंगे, थोड़ा सा गुनगुनाना कि हाँ आपकी शगुफ्ता, वैसे कसमियत के साथ बताऊं तो मुझे गाना तो आता नहीं, थोड़ा सा। लेकिन आपके नहीं कहने इन्होंने से फरमाइश की तो करना पड़ेगा सर। अच्छा ऐसी बात है। हाँ एक मिनट सोचने दीजिए कि क्या गुनगुनाऊं कि जिसमें एक आधी लाइन बोल भी ले जाऊं। आधी लाइन कोई भी बस। मतलब ओके, मैं आपको एक मैं आपको एक बंगाली गीत सुनाता हूँ। अच्छा सुनाइए, इसमें ये मुझे सटीक याद नहीं है, अगर मुझे सही याद हो तो संभव है द्विजेंद्र लाल रॉय की लिखी हुई है, द्विजेंद्र गीति है, बट भूल भी हो सकती है। और चूंकि आप यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं तो मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा कि अगर लेखक का नाम मुझसे भूल हो तो क्षमा करें आप, बल्कि कमेंट्स के माध्यम से आप लिख करके बताएं कि वास्तविकता क्या है, तो ये भी अच्छा रहेगा। और नहीं तो चलिए मैं एक उसको रहने ही देते हैं, हम दूसरा एक ले लेते हैं। ये बंगाली आर्टिस्ट रूमा गुहा ने गाया है, जिन्होंने बाद में परिवर्तित काल में कलकत्ता यूथ क्वायर की स्थापना भी की थी। रूमा गुहा अक्सर उन गानों को गाया करती थी जो जिसमें सामाजिक मुद्दे उकेरे जाते थे, अंग्रेजों के आजादी के पूर्व की जो लिखित कविताएं हैं उनमें से। तो वो है इस प्रकार। তোমার আমার ঠিকানা, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা মেকন ভলগা ঘুরে গঙ্গার স্রোত ধরে পেয়েছি চলার নিশানা, তোমার আমার ঠিকানা। কণ্ঠের সুর তোলো জানে না ভাষা, হৃদয়ের ভাষাতে মেতে पिपासा। तो बहुत ही अच्छा। ये रहा थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही। तो शुगुप्ता हाँ घड़ी इसमें का इसमें इशारा हाँ कर रही है। घड़ी तो इशारा देती है, लेकिन उनसे लेकिन लास्ट जाने से पहले हम यही हाँ, कहेंगे आप हमारे लिए एक मैसेज छोड़िए, और कुछ ऐसे लोगों की हाँ खुसूसन जी। माँ बाप के लिए वो कह रहे हैं हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये उनके blind। लिए क्या उनके लिए कोई लेसन, मैसेज क्या क्या देना लेसन चाहते हैं? देंगे आप, ये लेसन, हाँ। बताइए। जी देखिए, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सबसे पहली बात तो है कि माँ बाप यानी पेरेंट्स और बच्चों के बीच ना एक बेटर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। यानी कि तीनों को ही चाहिए, बच्चे माता पिता को और माता पिता बच्चे को, मतलब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जब तक आपस में फ्रेंडली व्यवहार नहीं करेंगे, फ्रेंडली बिहेव नहीं करेंगे, फ्रैंकली नहीं होंगे, तब तक वो एक दूसरे को समझने में असमर्थ रहेंगे, है ना। और जब एक दूसरे को समझ सकें तो कोऑपरेट भी करें। और कोऑपरेट के साथ साथ खास करके एक्चुअली होता क्या है कि पेरेंट्स जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो मैं बनना चाहता था ये नहीं बन पाया वही बच्चा बने। बट क्या होता है कि किसी का दिमाग कैसा होता है, किसी का दिमाग कैसा होता है। मेरी इच्छा पॉलिटिकल साइंस फील्ड में जाने की थी। अब वहीं पर हमारे घर में हमारे जो दो अन्य भाई हैं, एक ज्योतिषाचार्य हैं और दूसरे ब्राह्मणत्व के धर्म के अनुसार जो कर्मकांड पूजा पाठ उसमें माहिर हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही चीज कर सकेगा या हर बच्चे से हम एक ही काम करवा सकते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन चीजों की खोज करें, उन चीजों की तलाश करें कि बच्चे का ब्रेन कहाँ जा रहा, बच्चे किस चीज के प्रति आकर्षित है। अगर उस चीज में बच्चे की हेल्प पेरेंट्स कर दें तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है आगे बढ़ सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चे का दिमाग शरारत की तरफ है तो उसको मैथ, केमिस्ट्री या फिजिक्स या चेस प्लेइंग इन जगहों पर लगाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अति शांत है तो उसको हिस्ट्री या बायो या फिलोसॉफी या साइकोलॉजी और कई सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ भी ढकेला जा सकता है। तो इसमें बच्चे को पहचानिए और ये देखिए कि बच्चे की रुचि क्या है, उस रुचि के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट मेल खाते हैं
उन पर अगर आप काम देंगे तो बच्चा आसानी से करेगा भी और आपको प्रसन्न करने का पूरा वो प्रयास कर सकेगा। अगर नहीं भी करेगा तो भी आप स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप ही। जी शुगुफ्ता, कितनी अच्छी मैसेज थी। ये तो हमारे लिए एक लेसन भी है, मैसेज भी है, हर एक चीज है, क्योंकि आज हमने उन महान पर्सन को यहाँ लाया था जी, जिनसे मतलब बातें कर हमें हैरानगी भी हुई, चकित साफ भी हुई जी। हम आज चकित रह गए। हाँ, मगर वक्त का आपको पता है, वक्त का ये प्रोग्राम का फॉर्मेट है, टाइम का मसला है। अगर खुदा ने चाहा हम आपके और प्रोग्राम में दावत फिर से दे, तब तक के लिए अपने दोस्त के साथ यासिर नूरानी और शुगुफ्ता को इजाजत दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।